आप लोग को बताता हूँ आज रिएक्ट का फीचर्स कि हम लोग को रिएक्ट यूज क्यों करना चाहिए, जिसमें वर्चुअल डोम, JSX, कंपोनेंट, परफॉर्मेंस, एक्सटेंशन, कंडीशनल स्टेटमेंट, सिंप्लिसिटी, ये सब सारा फीचर्स है। एक बार मैं लिखता हूँ पहले, इसके बाद फिर समझाता हूँ। फीचर्स ऑफ रिएक्ट। इसका साथ ही साथ नोट्स वगैरह बनाते चलना, फिर 2 संशय याद है ना। हो सकता है कल शायद रिएक्ट पे थोड़ा बहुत यस सर। डिस्कशन भी चले। देखिए फीचर्स में क्या क्या है पहले पॉइंट आउट करते हैं, इसके बाद एक्सप्लेनेशन देते हैं। सबसे पहले फीचर्स में है JSX। JSX बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड चीज है। इसका फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट XML। दूसरा है वर्चुअल डोम। अभी तक जो जावास्क्रिप्ट डोम यूज कर रहा है वो यूज कर रहा है आपका रियल डोम, जिसको ओरिजिनल डोम भी कहते हैं। रिएक्ट आपको वर्चुअल डोम यूज कर रहा है। वन वे डेटा बाइंडिंग, इसमें टू वे नहीं चलता है, वन वे चलता है। और परफॉर्मेंस, एक्सटेंशन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंपोनेंट्स एंड सिंप्लिसिटी, इसका फीचर्स है। अब सबसे पहले एक बार एक्सप्लेन करते हैं JSX होता क्या है। JSX is a combination of HTML and JavaScript. You can embed JavaScript object inside the HTML element. JSX makes code easy and stable. इसके बाद इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम बेसिकली होता क्या है इसको समझिएगा। रिएक्ट को सबसे ज़्यादा अगर यूज किया जा रहा है तो वर्चुअल डोम की वजह से। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट part of the web, as it divides into modules and executes the code. यूजुअली होता क्या है, जो आप जावास्क्रिप्ट के वेब ब्राउजर पे जो आप लोड करते हैं तो कंप्लीट रियल डोम यानी ओरिजिनल डोम लोड होता है। डोम बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है जिसके अंदर इंजन्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट इंजन्स वहाँ पे काम करता है। यूजुअली जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क अपडेट्स द होल डोम, समझिएगा लाइन को मैं जो लिख रहा हूँ, एट वंस, which makes the web application slow। पहला लाइन क्या लिखा,
Usually JavaScript frameworks updates the whole DOM at once, which makes the web application slow. But React uses virtual DOM, which is an exact copy of real DOM. Whenever there is a modification in the web application, the whole virtual DOM is updated first and finds the difference between real DOM and virtual DOM. Once it finds the difference, then DOM updates only the part that has changed recently and everything remains the same. इसका मतलब क्या है? यूजुअली जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जब आपका लोड होता है वेब ब्राउज़र पे, तो ये क्या करता है? होल डॉक्यूमेंट को यानी होल डॉम को एक बार लोड करता है और इसे लोड करने से होता है क्या है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो स्लो हो जाता है। इट मेक द वेब एप्लीकेशन स्लो। जहाँ तक कि रिएक्ट की बात है तो इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है? बट रिएक्ट यूजेज वर्चुअल डोम विच इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ रियल डोम। इसका मतलब ये होता है कि जो डोम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा है उसी के तरह वर्चुअल डोम भी है, लेकिन वर्चुअल डोम में एक्चुअली हो क्या रहा है कि सिर्फ उतना ही लोड हो रहा है जितना रिक्वायर्ड है। Whenever there is a modification in the web application, the whole virtual DOM is updated first and finds the difference between real DOM and virtual DOM. Once it finds the difference, then DOM update only the part that has changed exactly. ये देखिए, DOM update only the part that has changed recently and everything remains the same. इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जब वर्चुअल डोम और रियल डोम, जब रियल डोम आपका अपडेट होता है और वर्चुअल डोम इसके साथ अपडेट होता है तो दोनों में डिफरेंस देखा जाता है। डिफरेंस क्या है? और सिर्फ उतना ही पार्ट को अपडेट किया जाता है जितना रिक्वायर्ड है। कि वर्चुअल डोम आपका एग्जैक्ट पार्ट को अपडेट कर रहा है, आपका डिजायर्ड पार्ट को अपडेट कर रहा है, जबकि जो रियल डोम है वो होल डॉक्यूमेंट को अपडेट कर रहा है, होल डोम को अपडेट कर रहा है। इससे क्या होता है? एप्लीकेशन आपका स्लो हो जाता है। जबकि वर्चुअल डोम अगर उसी काम को कर रहा है तो बस उतना ही पार्ट को अपडेट कर रहा है जो एग्जैक्ट रिक्वायर्ड है, तो उसकी वजह से इसका जो रिस्पॉन्स है वो फास्ट हो जाता है। तो रिएक्ट के सेकंड फीचर में क्या आता है? वर्चुअल डोम। हालांकि JSX के बारे में और हम लोग बेहतर जानेंगे। फिलहाल अभी क्या लिखा हुआ है कि JSX इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड जावास्क्रिप्ट, यानी ये एक फाइल है जहाँ पे आप HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों लिख सकते हो। बट वाई JSX? ये JSX जो है जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड वर्जन है। एक तरह से अगर देखा जाए और भी कोड को JSX में छोटा कर दिया गया है, स्टैंडर्डाइज बना दिया गया है, आपको और अच्छे से दिखेगा JSX, क्योंकि हमें काम JSX के साथ ही करना है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं। वो कंप्लीट फाइल JSX कहलाएगा। अच्छा, तीसरा थर्ड जो फीचर है आपका रिएक्ट का, वन वे डेटा बाइंडिंग। अगर मैं इसे एंगुलर से कंपेयर करूं तो एंगुलर में हम लोग टू वे डेटा बाइंडिंग यूज करते हैं, ठीक है। एंगुलर जेएस में भी टू वे डेटा बाइंडिंग था, क्योंकि एंगुलर का फर्स्ट वर्जन एंगुलर जेएस के रूप में आया था 2010 में, बाद में एंगुलर हो गया था। तो वो टू वे डेटा बाइंडिंग आपको सपोर्ट करता है, लेकिन रिएक्ट में आपको वन वे डेटा बाइंडिंग है। वन वे डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? एक बार जरा लिखवाता हूँ, इसके बाद समझाता हूँ कि वन वे डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या है। वन वे डेटा बाइंडिंग, द नेक्स्ट फीचर ऑफ रिएक्ट, द डेटा in React flows only in one direction, from top to bottom.
that is from parent to child component। इसका मतलब ये है कि सर अगर बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं से आ रहा है? माइक को म्यूट कर लेना जी, कहाँ से आ रहा है एक बार देखने दो जरा मुझे। कमिंग फ्रॉम शाहजाद। शहजाद, राइट, ठीक है। वन वे डाटा बाइंडिंग का मतलब क्या है कि आप एक ही डायरेक्शन में डेटा को भेज सकते हो। एक ही डायरेक्शन कहने का मतलब, अगर एमबीसी से इसको कंपेयर करोगे तो एमबीसी में क्या होता है कि हम लोग कंट्रोलर से डेटा को व्यू में भेज देते हैं और व्यू से डेटा भी कंट्रोलर में भेज देते हैं। रिएक्ट क्या करता है, चूंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन तैयार करता है, तो ये कहता है कि डेटा आप या तो टॉप टू बॉटम भेजिए या फिर पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट भेजिए। पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट कहने का मतलब इसका ये है कि सपोज दैट आपने एक कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर आपने डिव डिफाइन किया है। अब उस डिव के अंदर आप क्या कर सकते हो, या तो डिव को से आप पेरेंट मान सकते हो, ठीक है, या फिर आप उसकी डेटा को पेरेंट टू चाइल्ड भेज सकते हो। वन वे डायरेक्शन, यानी वापस उसी डायरेक्शन में चाइल्ड टू पेरेंट डेटा नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है। मॉडिफिकेशन इसलिए भी किया गया है ताकि आपका कोड लाइटवेट हो। लाइटवेट पे ज़्यादा फोकस किया गया है रिएक्ट में, टाइम कंज्यूम कम लगे, आपका मेमोरी कम वेस्ट हो, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो रिएक्ट है वो कैसे आपको परफॉर्मेंस दे रहा है मैं आपको बताता हूँ। फिर से एक बार फोकस किया जाएगा डोम पे, क्योंकि जो मेन पार्ट है यहाँ पे वर्चुअल डोम को यूज किया जा रहा है। बेहतर परफॉर्मेंस आपको उसी की वजह से मिल रहा है। डोम एग्जीक्यूट्स इन मेमोरी सो वी कैन क्रिएट सेपरेट कंपोनेंट्स। अच्छा, भी कंपोनेंट क्या है, क्योंकि आप लोगों के लिए जिन्होंने एंगुलर थोड़ा बहुत नहीं जाना है, कंपोनेंट्स बेसिकली अगर एक लाइन में भी बताऊं तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर यूजर इंटरफेस, ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि इट इज कोर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिलहाल अभी आप कंपोनेंट्स वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली प्रैक्टिकल पार्ट है। द कंपोनेंट को हमने एक लाइन में क्या बोला, इट इज पार्ट ऑफ यूजर इंटरफेस, ठीक है। और यूजर इंटरफेस क्या है, दैट इज व्यू पेज, प्रेजेंटेशन लेयर, है ना। तो परफॉर्मेंस में क्या कहा जा रहा है कि डोम एग्जीक्यूट्स इन मेमोरी so we can create separate components which makes the DOM run faster, ठीक है। create separate component कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मान के चलो किसी टेक्स्ट बुक से इनपुट लेना है, या किसी डिव को कलर करना है, या किसी डिव के फॉन्ट साइज आपको चेंज करना है, तो हर एक लाइन के लिए आप सेपरेट कंपोनेंट बना सकते हो। रिएक्ट ने ऐसा फीचर दिया हुआ है। किसी को हेडिंग लेना है तो H1 लेना है सिर्फ, किसी को हेडिंग लेना है तो H2 लेना है सिर्फ। तो कहने का मतलब ये है कि एक सिंगल लाइन के लिए भी आप कंपोनेंट बना सकते हो। हालांकि ये चीज एंगुलर में बड़ा दिक्कत करता था। जहां तक कि एंगुलर की बात है, तो जब हम लोग कंपोनेंट बनाते थे तो हम लोग को कंपोनेंट क्रिएट करना होता था, और जब कंपोनेंट हम लोग क्रिएट करते थे तो साथ में टीएस फाइल भी क्रिएट होता था, एसपेक्स फाइल भी क्रिएट होता था जिससे टेस्टिंग किया जाता है ना। सीएसएस का फाइल अलग बनता था, मतलब हर कंपोनेंट का सेपरेट सीएसएस, टीएस फाइल, सेटिंग्स, मतलब सब कुछ वहां पे होता था। अननेसेसरली चीजें भी ऐड हो जाता था जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं था। रिएक्ट ने उस चीज को भी कस्टमाइज किया है। आप सिंगल लाइन में भी आप कंपोनेंट को बना सकते हो एक्सटेंशन डॉट जेस दे करके। बहुत ही आसान है, मोर लाइटर है। अच्छा, इसका नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि नेक्स्ट फीचर हमारा एक्सटेंशन ही है। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, रिएक्ट में उस चीज को समझिएगा।
React has many extensions that we can use to create full-fledged, फ्लेक्सिबल बोलते हैं इसको, full-fledged UI application. UI application, it supports मोबाइल ऐप, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड्स सर्वर साइड रेंडरिंग. ये दो इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है. रिएक्ट इज एक्सटेंडेड विद फ्लक्स, ये सब इसके फीचर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, रिडक्स एंड रिएक्ट नेटिव. इन चीज़ों को यूज करके आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, यानी मोबाइल ऐप को भी डेवलप कर सकते हैं. और सर्वर साइड रेंडरिंग भी एक बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. किसी भी एप्लीकेशंस, कोई भी एप्लीकेशन है या टेक्नोलॉजी नया है और सर्वर के साथ ज़्यादा अगर कंफर्टेबल है, तो अगर देखा जाए तो आप बैक एंड और फ्रंट एंड को बड़ी आसानी से जोड़ सकते हो. ठीक है, तो रिएक्ट आपको ये भी फीचर प्रोवाइड करता है जो कि बाकी स्क्रिप्टिंग आपको प्रोवाइड नहीं करता है. जावास्क्रिप्ट के बारे में अगर बात करें तो लिटिल बिट जावास्क्रिप्ट कहीं कहीं मोबाइल एप्लीकेशन में यूज होता है, बट फुल फ्लेज यूज नहीं होता. रिएक्ट आपका फुल फ्लेज यूज हो रहा है, समझ गए ना. मतलब इसके सारे आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा मोबाइल से रिलेटेड, वेब से रिलेटेड, आप रिएक्ट को यूज करके बना सकते हैं, फुल फ्लेज है. अच्छा, दूसरी बात, रिएक्ट हमारा ओपन सोर्स है, कहीं भी कोई चीज़ आपको परचेज नहीं करना है, सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. इसीलिए ये हर जगह पे यूज़ किया जा रहा है, छोटी से छोटी कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में भी. अच्छा, इसके नेक्स्ट जो फीचर है वो है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स. इसका मतलब क्या है, चलिए जानते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या है. JSX allows us to write conditional statements. Data in the browser is displayed according to the condition provided inside the JSX. इसका मतलब ये है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमने 6 डिव बनाया या फिर हमने हेडिंग्स बना लिया या पैराग्राफ बना लिया या फिर 2 यूजर इंटरफेस बनाया है, जिसमें एक में फॉरगॉट पासवर्ड का है और इस एक में लॉगिन है, तो उससे भी आप कंडीशन बेस पे दिखा सकते हो. अगर आप अभी एमबीसी को फॉलो किए होंगे, लास्ट लेक्चर यानी कल का जो लेक्चर था हमारा, यानी सैटरडे का लेक्चर था, उसमें हमने ईवाई पे कंडीशन लगाया था, आपने देखा होगा एमबीसी वाले स्टूडेंट्स. तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स रिएक्ट कहता है कि आप फ्रंट पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा करके उसके पार्ट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसे यूज कर सकते हो. बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स का हम लोग इसलिए करते हैं ना कि भाई किसे आप चलाना चाहते हो और किसे नहीं चलाना चाहते हो, किस केस में आपको चलाना चाहते हो, यानी ओवरऑल आप अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हो. तो रिएक्ट कहता है कि आप अपनी यूजर इंटरफेस के फ्लो को, यूजर इंटरफेस के डिस्प्ले को आप यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट कंट्रोल कर सकते हो, और ये बहुत बढ़िया फीचर है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद कंपोनेंट्स, जिसके बारे में बोल रहा था कि कंपोनेंट भी एक यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं. रिएक्ट divides the web page into मल्टीपल कंपोनेंट्स. समझिएगा, देखिए किसी भी टेक्नोलॉजी को जानने के लिए उसका फीचर, उसका आर्किटेक्चर, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. देखो जी, टेक्निकल हो आप लोग, जोड़ घटाव गुना भाग, डेटा फ्लो कैसे कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा. लेकिन उसके पहले रिएक्ट को क्यों अडॉप्ट किया गया, रिएक्ट इतना पॉपुलर क्यों हुआ, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है.
इसके साथ जब आप ये सब सारे नॉलेज ले करके आगे आप काम करोगे तो आपको काम करने में मन भी लगेगा और चीज़ें आपको समझ में भी आएगा। अदरवाइज इन सब चीज़ों को बिना जाने अगर आप प्रैक्टिकल में लगोगे तो आपको कंपोनेंट्स भी डिफिकल्ट क्रिएट कर सकता है। एक्सटेंशन नाम सुन करके भी आपका डिफिकल्ट क्रिएशन होगा। JSX का नाम भी सुनेंगे, ये सब नया नया नाम है यहाँ पे, तो इनको एक बार जानना जरूरी है प्रैक्टिकल से पहले। आज हम प्रैक्टिकल पे आगे बढ़ेंगे, कंपोनेंट को बताने के बाद आगे बढ़ेंगे और आज ये भी बताएंगे कि रिएक्ट में कंपोनेंट बनाना कितना आसान है। हालांकि यही काम जब हम लोग एंगुलर में करते थे तो पूरा कमांड लिखना पड़ता था, इसके बाद काफ़ी सारे सपोर्टिंग फाइल्स, अननेसेसरी फाइल्स भी ऐड हो जाती थी जो कि रिक्वायरमेंट नहीं था वहाँ पे। लेकिन वही चीज़ रिएक्ट में अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान है और लाइट वेट है। ठीक है, चलिए कंपोनेंट के बारे में क्या जानते हैं। रिएक्ट डिवाइड्स द वेब पेज इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स। ठीक है, ईच कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ द UI डिजाइन। देखो इस लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ UI। हमने फर्स्ट लाइन में अगर बोला भी था और भी हम आगे लिखवा भी देंगे। एक लाइन में अगर आंसर देना, व्हाट इज कंपोनेंट, इट इज पार्ट ऑफ UI। ठीक है, UI डिजाइन which has its own logic। कंपोनेंट्स अगर देखा जाए तो एक तरह से बिजनेस लॉजिक भी लिखने का यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, और ये UI का पार्ट भी है, यानी आप यहाँ पे लॉजिक भी लिख सकते हो और UI का पार्ट भी है। एक सेकंड रुको जरा, बच्चे नीचे आवाज बहुत तेज कर रहे हैं, मैं जरा उनको शांत करा के आता हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है आपका वो है सिंप्लिसिटी। समझिएगा क्यों भाई रिएक्ट सिंपल क्यों है, सिंप्लिसिटी है ना। इसके बारे में लिखते हैं दो लाइन। रिएक्ट is a component based which makes the code reusable and React uses JSX, which is a combination of HTML and JavaScript। सिंप्लिसिटी क्यों बोला गया इसको, क्योंकि रिएक्ट जो है आपका कंपोनेंट बेस्ड है, दैट प्रोवाइड्स रियूजेबल कोड। मान के चलो अगर आपने एक कंपोनेंट बनाया है तो उससे आप अलग अलग पेजेस में अलग अलग कंपोनेंट के अंदर अलग अलग फाइल्स के अंदर उसे यूज कर सकते हो, इसीलिए रिएक्ट को सिंपल बोला गया। एंड इट यूजेस JSX व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड JS। ठीक है, अब ये कंपोनेंट होता क्या है, ये तो सारे फीचर्स हो गए, रिएक्ट के सारे फीचर्स हो गया। JSX वर्चुअल डोम, वन वे डेटा बाइंडिंग, परफॉर्मेंस, एक्सटेंशन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंपोनेंट्स, सिंप्लिसिटी। ठीक है, चलिए अब कंपोनेंट्स होता क्या है इसके बारे में दो लाइन लिखते हैं और इसके बाद प्रैक्टिकली कंपोनेंट आपको बना करके दिखाता हूँ रिएक्ट में कि बनता कैसे है। कंपोनेंट इन रिएक्ट, कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये मेन टॉपिक है। व्हाट इज अ कंपोनेंट, पॉइंट आउट करते हैं, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। इट इज, फर्स्ट क्या लाइन है, इट इज पार्ट ऑफ
यूजर इंटरफेस, ठीक है। इट इज कोर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट। कंपोनेंट क्या है? इट इज पार्ट ऑफ यूजर इंटरफेस, इट इज कोर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट। एन application comprises of multiple small components. Small components combine together from the entire UI. Components can be nested inside one another. एक कंपोनेंट के अंदर भी दूसरा कंपोनेंट आप बना सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप एक डिव के अंदर दूसरा डिव ले सकते हो, या फिर किसी अदर HTML कंट्रोल के अंदर नेस्टेड आप बना सकते हो। तो जो HTML का रेगुलर टैग है वही आपको रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट की तरह वर्क करेगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको देख करके भी, काफी सिंपल भी है, ठीक है। कंपोनेंट इन कोड, कंपोनेंट कोड इज प्लेस्ड इन जावास्क्रिप्ट फाइल। जब भी आप कंपोनेंट बनाओगे तो किस फाइल में बनाओगे? जावास्क्रिप्ट के फाइल में। एक्सटेंशन जेएस होगा, JSX भी समटाइम आप ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे अभी तक आपने एक कंपोनेंट देखा होगा बट आपको नहीं पता था कि वो कंपोनेंट ही है। ऐप कंपोनेंट को आपने देखा है, यूज भी किया है उसे आपने, बट आपको पता नहीं था कि क्या यही कंपोनेंट है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि वही एक कंपोनेंट है। इसका एक्सटेंशन क्या है? .js। उस फाइल का नाम क्या है? बाय डिफॉल्ट जब आप प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो app.js नाम का एक फाइल बनता है, जिसमें ऐप जो नाम है वो बेसिकली एक कंपोनेंट है, ठीक है। और उसके अंदर आप रिटर्न करवा रहे थे, आप क्या रिटर्न करवा रहे थे? डिव को रिटर्न करवा रहे थे। और उस डिव के अंदर आपने मल्टीपल रेगुलर टैग्स को यूज किया था आपने आज के असाइनमेंट में। तो ऐप जो आपने यूज किया वो भी एक कंपोनेंट ही है। इसके अलावा आज आपको नए कंपोनेंट्स बना के दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। फर्स्ट है आपका, याद कर लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल कंपोनेंट, एंड सेकंड है आपका क्लास कंपोनेंट। ये दो टाइप का आपका कंपोनेंट है। फंक्शनल कंपोनेंट में क्या है कि आप जावास्क्रिप्ट के जैसे नॉर्मल फंक्शन बनाते हो, फंक्शन कीवर्ड लगा करके आप किसी फंक्शन से पहले फंक्शन कीवर्ड लगा के बनाते हो। और इसके अलावा JSX एक स्टैंडर्डाइजेशन भी दिया है जिससे आप एक लाइन में बना सकते हो। और क्लास कंपोनेंट में आप जब कंपोनेंट बनाओगे उसका भी एक्सटेंशन JS भी होगा, लेकिन उसका स्टार्टअप क्लास कीवर्ड से होगा। ये आज आपको दोनों कंपोनेंट बना करके दिखाऊंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको दिखाऊंगा कि दो टाइप का कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या होता है? इट इज पार्ट ऑफ यूजर इंटरफेस, इट इज कोर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट, ठीक है। कंपोनेंट कोड इज प्लेस्ड इन JS फाइल, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपोनेंट में दो टाइप का कंपोनेंट है, एक फंक्शनल कंपोनेंट और दूसरा क्लास कंपोनेंट। अब ये फंक्शनल कंपोनेंट दिखता कैसा है और ये होता क्या है, इसके बारे में चलते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट है ना, फंक्शनल कंपोनेंट is a JavaScript function that accepts input called props। अब ये props क्या है तो मैं बताना चाहूंगा, आपने बहुत कॉमन नाम सुना हुआ है, प्रॉपर्टीज को रिएक्ट में props बोला जाता है। और आपको हमेशा props ही बोलना होगा, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम में आपसे प्रॉपर्टीज कोई नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा props। तो props बेसिकली क्या है? प्रॉपर्टीज है ना। एंड रिटर्न HTML which describes the UI। सिंपल। फंक्शनल कंपोनेंट क्या है?
वो भी एक जेएस फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो आपसे इनपुट लेता है प्रॉपर्टीज में और क्या रिटर्न करता है, यूआई यानी यूजर इंटरफेस को रिटर्न करता है। इसका सिंटेक्स कैसे बनेगा, इसका अगर आप सिंटेक्स देखोगे तो सिंपल, देखिए ऐसे हम लोग बनाते थे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड लगाते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं और यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल देते हैं उसे रिएक्ट में प्रॉप्स बोला जाएगा। करली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे, करली ब्रेसेस यहाँ पे एंड करेंगे और इसी के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट लगेगा और इसी रिटर्न में आप रेगुलर एचटीएमएल के किसी भी टैग को रिटर्न कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो प्रॉप्स डॉट नेम। अब इससे क्या होगा कि जो भी आपका नेम है जो आप प्रॉपर्टीज में पास किए हो फंक्शंस को कॉल कराते समय, वो नेम आपका यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंटेक्स। ये फंक्शनल कंपोनेंट आपका इस तरीके से बनेगा, उसके अंदर कोड जो होगा बस इतना ही कोड होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और पॉइंट है फंक्शनल कंपोनेंट में। द फंक्शन इज ए वैलिड React component because it accepts a single props and returns a React element. Okay, we call such component as functional component because they are literally JavaScript function. ये तो फंक्शनल कंपोनेंट हो गया जिसमें आप जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाते हैं और जहां पे हम लोग आर्गुमेंट को पास करते थे उसे प्रॉप्स बोला जाएगा। कंपोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं, दो, फंक्शनल एंड क्लास। पूरे रिएक्ट में जितने भी हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे या तो फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे या तो क्लास कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, आज दोनों कंपोनेंट को हम लोग प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं कैसे बनता है। फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में डेफिनेशन लिख दिया, अब एक बार क्लास कंपोनेंट का भी डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे। क्लास कंपोनेंट, the class component is nothing but regular ES6। अब ये ES6 क्या है मैं बताऊंगा, इसे बोलते हैं ECMA स्क्रिप्ट, बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट है, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट है ना। A class component is nothing but regular ES6 classes that extend from React component class। जब भी आप क्लास कंपोनेंट बनाओगे तो सबसे पहले आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना, पैकेज को इंपोर्ट करना होगा बेसिकली रिएक्ट कंपोनेंट को, और उसे एक्सटेंड करना होगा, उसके क्लास को एक्सटेंड करना होगा, तभी आप अपने क्लास को रिएक्ट क्लास बना सकते हैं। दे मस्ट कंटेन रेंडर मेथड विच रिटर्न्स HTML। अगर आप क्लास कंपोनेंट भी बनाते हो तो भी आपको लास्ट में एक मेथड बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लास तो कोई वैल्यू रिटर्न करता नहीं है। जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो मेथड ही करता है, क्लास तो जस्ट एक टेम्पलेट होता है, एक जस्ट नेम होता है। जब क्लास का सिंटेक्स कैसे बनेगा, क्लास कंपोनेंट का सिंटेक्स अगर देखा जाए तो मान के चलो ये क्लास है, एक्सटेंड किया गया है रिएक्ट कंपोनेंट को और इसके अंदर आपने एक मेथड बनाया, मान के चलिए मेथड का नाम रेंडर है, कोई भी नाम हो सकता है लेकिन ज्यादातर रिएक्ट में रेंडर चलेगा। अब ये यहाँ पे रेगुलर HTML को रिटर्न करेगा इस तरीके से, हेलो दिस डॉट प्रॉप्स, जिसमें T यहाँ पे स्मॉल रहेगा, डॉट नेम, और इसके बाद आप H1 को यहाँ पे बंद कर दीजिए। ठीक है, ये आपका क्लास कंपोनेंट हो गया। अब मैं चलता हूँ प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कि फंक्शनल कंपोनेंट रिएक्ट में कैसे बनेगा।
तो प्रैक्टिकली बनाने के लिए सबसे पहले हमें VS कोड को खोलना होगा। इसके बाद हमें Node.js सर्वर को यानी npm को रन करना होगा। तो npm को रन करने के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका ये है कि जिस फोल्डर में आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल है उस फोल्डर में आपको सीधे चले जाना है। तो मैं यहाँ पे ई ड्राइव में आ चुका हूँ और ये रहा हमारा फोल्डर जिसके अंदर प्रोजेक्ट फर्स्ट ऐप, और इसके एड्रेस बार पे आपको cmd टाइप करना है। इसे टाइप करने से होता है क्या है कि डायरेक्ट आप उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जिस लोकेशन पे आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड है। इसके बाद आपको npm स्टार्ट लिखना होता है। npm स्टार्ट लिखने से आपका डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाता है, आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। अब इसके साथ साथ आप काम कर सकते हैं। रिएक्ट में काम करने से पहले आपको अपना डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करना ज़रूरी है। और ये जो एक पोर्ट आपको देता है वो पोर्ट है आपका 3000। ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट जो रिएक्ट का पोर्ट होता है वो क्या होता है, तो हैव टू स्पीक 3000। एंगुलर का जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो होता है 4200, ठीक है। बट रिएक्ट का जो पोर्ट है वो क्या होता है 3000। अब मैं आपको इसी प्रोजेक्ट के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट पहले बना के दिखाता हूँ और फिर क्लास कंपोनेंट भी बना के दिखाऊंगा। तो चलिए, ये तो हमारा सर्वर चल गया, रिएक्ट का npm स्टार्ट हो गया। अब मैं साथ ही साथ अपना VS कोड को भी स्टार्ट कर लेता हूँ जिसमें हमारा प्रोजेक्ट एडिटर ये है हमारा। और प्रोजेक्ट एडिटर के फोल्डर के बारे में भी हमने चर्चा नहीं किया है, आगे हम चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्ट के फीचर्स में कंपोनेंट और JSX जैसी चीज़ें आई है, तो उसको थोड़ा हम सोचे कि इसको एक बार क्लियर कर लें। तो देखिए कैसे कंपोनेंट बनता है। जब भी आप कंपोनेंट वगैरह बनाइएगा, जो आपका खुद का कंपोनेंट होगा उसके लिए आप एक फोल्डर बना लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लीन सेपरेशन ऑफ कंसर्न को रिप्रेजेंट करता है। क्लीन सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब ये होता है कि जो भी आपका कस्टम कंपोनेंट है वो एक कंपोनेंट फोल्डर के अंदर है। इन द फ्यूचर अगर उस कंपोनेंट्स को किसी को अगर मुझे देना पड़े या रियूजेबल पीस ऑफ कोड को अगर मुझे इसे यूज करना हो या रीयूज करना हो, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाना हो, तो वैसे केस में क्लीन सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। टेस्टिंग भी बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखिए आपका जो कंपोनेंट बनाना है, आपका जो फोल्डर जो बनेगा कंपोनेंट, वो कहाँ पे बनेगा। फिलहाल जब आप अपने प्रोजेक्ट को VS कोड में खोलते हो तो कुछ इस प्रकार से खुलता है। काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं बट इसमें से एक जो फोल्डर है दैट इज़ SRC, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फोल्डर। और वहीं पे आपको app.js फाइल है, app.css है, index.js है, काफ़ी सारी फाइलें हैं, फोल्डर जिसके बारे में हम नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं किस फाइल का क्या काम है। बट फिलहाल आज आपको ये बताने वाला हूँ कि कंपोनेंट कैसे बनता है और कंपोनेंट में भी फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनता है और फिर क्लास कंपोनेंट कैसे बनता है। तो मैं उसके लिए एक नया फोल्डर बनाता हूँ SRC के अंदर ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और ये देखिए यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और सिंपल इसका नाम आपको क्या लिखना होगा, कंपोनेंट। या फिर डायरेक्ट अगर बिना फोल्डर के अगर आप बनाते हैं, एक बार बिना फोल्डर के भी बना देते हैं और फिर बाद में फोल्डर के साथ भी, ताकि दोनों तरीके से आपको यूज करने आना चाहिए। तो अगर बिना फोल्डर से अगर हम चलेंगे तो सिंपल यहाँ पे क्या करना होगा, SRC के अंदर आपको फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है विदाउट एनी कस्टम फोल्डर, ठीक है। दोनों तरीका जानो। अगर आप कस्टम फोल्डर बनाओगे तो उसकी लिंकिंग कैसे किया जाएगा, और अगर आप कस्टम फोल्डर नहीं बनाओगे, जैसे मान के चलो एक दो फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं, एक आध अगर क्लास कंपोनेंट बनाने हैं, तो उसके लिए हम कोई अलग से कस्टम कंपोनेंट नहीं बनाएंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, अभी बिना फोल्डर के फंक्शनल कंपोनेंट बनाता हूँ और बनाने के लिए SRC में आया हूँ। SRC पे राइट क्लिक किया हूँ और न्यू फाइल पे क्लिक किया हूँ और इस फाइल का नाम दे रहा हूँ hello.js। आप लोग एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप कंपोनेंट बनाना, फाइल का नेम जो आप दे रहे हो .js के साथ, ये आपका कंपोनेंट ही बन रहा है, तो इस कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल रखना, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट इसी फॉर्मेट में समझता है। छोटे करोगे फिर पे कहीं कहीं हर जगह पे बड़ा होगा, बड़ा छोटा फिर आपको समझ में नहीं आएगा
कि ये क्या है बेसिकली। तो रिएक्ट का नेमिंग कन्वेंशन में ये है कि जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाओ तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखो। अगर आप 2 वर्ड से बना रहे हो तो प्रॉपर केस में रहेगा, 1 वर्ड से अगर आप बना रहे हो तो सेंटेंस केस में रहेगा, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। डॉट जेएस एक्सटेंशन आपको लगाना है। बाद में हम ये भी जानेंगे डॉट जेएस6 एक्सटेंशन के साथ भी कैसे बनता है, या फिर जेएस6 की कोडिंग कैसे लिखा जाता है। जेएस6 और आसान है, जेएस का स्टैंडर्ड वर्जन है, यानी जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड वर्जन है। हेलो डॉट जेएस, अच्छा जिन्होंने जावास्क्रिप्ट कभी नहीं पढ़ा है वो भी तो आज काम कर ही दिए, क्योंकि जो आपने आज असाइनमेंट बनाया है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही बनाया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आज के असाइनमेंट आपने जो किया वो ऐप डॉट जेएस फाइल के अंदर किया, क्योंकि मैं तो पहले ही बता दिया था कि अगर किसी को प्रोग्रामिंग नॉलेज लैंग्वेज का अगर नॉलेज है तो उसके लिए रिएक्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हेलो डॉट जेएस यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया और इसको एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने हेलो डॉट जेएस का फाइल यहाँ पे ओपन हो गया। मैं सबसे पहले फंक्शनल कंपोनेंट बना रहा हूँ। अच्छा जरा ध्यान दो कि मान के चलो हमने अभी एक हेलो डॉट जेएस फाइल बनाया, इस तरीके से अगर सैकड़ों फाइल बनता है प्रोजेक्ट में तो सारे फाइलें आपको इस तरीके से दिखेगा, तो बहुत बड़ी आपकी प्रोजेक्ट फाइल हो जाएगा, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे बचने के लिए नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने कंपोनेंट को सेपरेट फाइल में रखना है। उससे होगा क्या कि प्रोजेक्ट जो है आपको छोटा दिखेगा और आप सही ढंग से काम कर पाओगे, कोड की टेस्टिंग सही ढंग से होगा, कोई अगर आपके प्रोजेक्ट को देखेगा तो भी अच्छे से समझ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी आज आपको आज के सेशन में फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनता है और क्लास कंपोनेंट कैसे बनता है वो बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली ध्यान दीजिएगा, थ्योरी में ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। फंक्शनल कंपोनेंट बनाने के लिए मैंने एसआरसी फोल्डर को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, न्यू फाइल पे क्लिक किया और नाम दिया हेलो डॉट जेएस एक्सटेंशन लगाया। जेएस स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट। क्लियर है। मैंने फंक्शनल कंपोनेंट जब थ्योरी में बताया था तो वहाँ पे एक सिंटेक्स लिखा था, आप इस सिंटेक्स को देख सकते हैं और वही सिंटेक्स मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। मैंने फंक्शनल कंपोनेंट के लिए जो सिंटेक्स लिखा था वो सिंपल एक फंक्शन बनाया था और रिटर्न किया था। मैं यही काम यहाँ पे करने वाला हूँ, बट फिलहाल अभी मैं प्रॉप्स का यूज नहीं करूँगा, क्योंकि प्रॉप्स को यूज करने से पहले प्रॉप्स को और अच्छे तरह से जानना होगा। फिलहाल प्रॉप्स एक वर्ड आया और मैंने आपको बता दिया कि इस प्रॉप्स का मतलब है प्रॉपर्टीज, बट रिएक्ट में आपको प्रॉप्स ही बोलना है। जैसे एमबीसी में हम लोग एक्शन मेथड बोलते हैं, मेथड को एक्शन बोलते हैं, सेम उसी तरीके से प्रॉपर्टीज को प्रॉप्स बोलना है। रिएक्ट में छोटा कर दिया, देखो नाम को भी छोटा कर दिया, प्रॉप्स। बहुत बढ़िया नाम, शानदार है। चलिए ठीक है, हेलो डॉट जेएस के अंदर में क्या करो, फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन जिसका नाम देते हैं हेलो। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि फाइल का नाम अगर हेलो है तो फंक्शन का नाम भी वही होगा, ठीक है। इसीलिए तो लाइट वेट है। बस इस ब्रेसेस को आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल एक फंक्शन बन रहा है और ये क्या करेगा, रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा, हेलो वर्ल्ड। भाई सबसे पहले तो यही रिटर्न करना चाहिए, हेलो वर्ल्ड, है ना। हेलो वर्ल्ड रिटर्न करेगा। H1 यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, हमारा फंक्शन बंद हो गया। इसके बाद एक लाइन आपको यहाँ पे और लिखना होता है, जब आप खुद का जब आप कंपोनेंट बनाते हो वो आप एक्सपोर्ट यहाँ पे करते हो, लेकिन जो चीज आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हो इसे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐप डॉट जेएस के अंदर। मैं बताना चाहूंगा ऐप डॉट जेएस यहाँ पे मान के चलो एक मेन फंक्शन की तरह काम करता है। जिस तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक स्टार्टअप फंक्शन होता है, सेम उसी प्रकार से रिएक्ट में भी एक स्टार्टअप फंक्शन है और वो है आपका ऐप डॉट जेएस। यानी आप अपनी मर्जी से आप खुद की कंपोनेंट चाहे जितनी मर्जी बना लो, लेकिन वे सारे कंपोनेंट को ऐप डॉट जेएस में लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि रिएक्ट जो होता है वो एक पेज में ही चलता है। आप जितनी मर्जी कंपोनेंट बना लीजिए वो सारा कंपोनेंट ऐप डॉट जेएस के साथ लिंक होगा। यानी ऐप डॉट जेएस जो बेसिकली है वो इंडेक्स डॉट जेएस से यहाँ पे लिंक्ड है अगर आप देखोगे तो, और यही पेज आपका लोड होता है।
ये देखो ऐप कंपोनेंट को कैसे कॉल किया गया है। ऐसे कॉल किया गया है जैसे मान के चलो हम लोग HTML में ब्रेक लाइन लगाते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही कंपोनेंट यूज होगा। मैंने क्या बोला था, कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ वेब पेज, ठीक है। और आप मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज करके पूरी यूजर इंटरफेस बना लेते हो। कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट बनता है, तो आप देख सकते हो, तो ये भी एक कंपोनेंट है और इसके अंदर भी एक कंपोनेंट कॉल हो रहा है। तो देखिए क्या साइकिल है इसका। ऐप डॉट जेस आपका मेन फंक्शन है, बट जेस फाइल तो वेब ब्राउजर पे चलेगा नहीं, वो तो सिर्फ डायनेमिकली हैंडल करेगा ना। वेब ब्राउजर पे क्या चलेगा, डॉट HTML फाइल, सॉरी ये रहा, ये वाला फाइल चलेगा, इंडेक्स डॉट जेएस। इंडेक्स हमेशा जो मेन होता है वो चलेगा। और ये रेंडर क्या करेगा, तो रेंडर करेगा आपको ऐप। और जब ये ऐप रेंडर करेगा तो ये इसको कॉल करेगा, ऐप डॉट जेएस को, जो हमारा एंट्री कंपोनेंट है। और फर्दर ये ऐप डॉट जेएस किसे कॉल करेगा, आपके खुद का कंपोनेंट को। और खुद का कंपोनेंट अभी हमने क्या बनाया है, हेलो डॉट जेएस, जहां पे हमने क्या लिखा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेलो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप लोग को समझ में आता होगा, जैसे पेट्रोल वगैरह जो है इंडिया बाहर से इंपोर्ट करती है, और सॉफ्टवेयर जो है इंडिया यहाँ से एक्सपोर्ट करती है। इंडिया सॉफ्टवेयर के मामले में नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर के मामले में इंडिया से बड़ा कोई नहीं। इंडिया टॉप लेवल पे है, यानी उससे भारत कहो भाई, इंडिया कहो, बात एक ही है। और एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आप कहीं बाहर से चीजों को लाते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आपका फंक्शन कंपोनेंट हेलो वर्ल्ड है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है, और इसे जब तक अपने मेन फाइल के अंदर ऐप डॉट जेएस इज योर मेन फाइल, और जब तक इसे आप यहाँ पे यानी हेलो डॉट जेएस जो आपका फंक्शनल कंपोनेंट है, उस ऐप डॉट जेएस में जब तक आप लिंक नहीं करोगे, हेलो के हेलो वर्ल्ड को आप नहीं देख पाओगे। हेलो आपका फंक्शन कंपोनेंट का नाम है, और वही फंक्शन का भी नाम है, और उसी चीज को मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हूँ, और इसी चीज को मैं आगे जाकर के ऐप जेएस में इंपोर्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे वेलकम टू रिएक्ट के जस्ट नीचे मैं कॉल कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ भी लिखने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। किसको, हेलो को। तो हेलो को जब आप इंपोर्ट करिएगा, अच्छा ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या कहा, ये तो हमारा बिना फोल्डर के बन गया। अब इसे एक फोल्डर में प्लेस कर देते हैं। आपके सामने एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, जिसका नाम है कंपोनेंट्स। ऐसे बना करके छोड़ दीजिएगा, और ये आपका एक फोल्डर बन गया। और इस हेलो डॉट जेएस फाइल को मैं यहाँ पे ला करके प्लेस कर देता हूँ, मूव। बिल्कुल, हेलो डॉट जेएस कहाँ पे आ गया, कंपोनेंट के अंदर। सो वेरी नाइस, ठीक है। ये रहा हमारा हेलो डॉट जेएस, जहाँ पे हमने लिखा था फंक्शन हेलो, हेलो वर्ल्ड, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेलो। अब इसे हमने कंपोनेंट के अंदर ले लिया। अब जितनी मर्जी भी होगा कंपोनेंट हम आगे इसी के अंदर बनाते रहेंगे। ये हमारा खुद का फोल्डर है, और इसको अगर आप मिनिमाइज कर दोगे तो ये हाइड हो जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं, और एक्सपेंड कर दोगे तभी आपको दिखेगा। अब इस कंपोनेंट के अंदर जो हमारा फंक्शन कंपोनेंट बना एक फोल्डर के अंदर, जो पहले बिना फोल्डर के था, डायरेक्ट था, अब इसको कैसे यूज करना है ऐप डॉट जेएस के अंदर। तो उसे यूज करने के लिए जैसे मैंने क्या कहा कि हेलो डॉट जेएस ने यहाँ से हेलो को एक्सपोर्ट किया है, अब इसे इंपोर्ट कौन करेगा, ऐप डॉट जेएस। इंपोर्ट करने के लिए ऊपर एक इंपोर्ट सेक्शन यहाँ पे यूज करना होगा, और इंपोर्ट के लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे आप, हेलो दैट इज फ्रॉम कंपोनेंट हेलो, अपने आप लिखा जाएगा। बहुत स्मार्ट है रिएक्ट, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसने डॉट क्या, डॉट बताता है करेंट डायरेक्टरी, एक फोल्डर के अंदर आपको आना है। अच्छा, कंपोनेंट के अंदर एक और अगर कोई फोल्डर होता ना तो डबल डॉट लगता, क्योंकि कंपोनेंट के अंदर डायरेक्ट हमारा हेलो फाइल है, इसलिए सिंगल डॉट लगा, स्लैश लगा, फॉरवर्ड स्लैश, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर हेलो। अब देखोगे ये जो लाइन है अभी थोड़ा सा आपको जो है ना डिसेबल मोड में दिख रहा होगा। जैसे इसको मैं यूज करूंगा ना यहाँ पे, ये देखिएगा, ये लाइट जैसे यहाँ पे कैसे लाइट में दिख रहा है, वैसे यहाँ पे भी लाइट में दिखेगा। तो मैंने हेलो डॉट जेएस को यहाँ से एक्सपोर्ट किया, और ऐप डॉट जेएस के अंदर इसे पहले इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद उस कंपोनेंट को यूज कैसे करना है, बस यहाँ पे लगा दीजिए। क्या लगाना है यहाँ पे, सिंपल हेलो, बिल्कुल रेगुलर एचटीएमएल की तरह। ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे ऐसे लिखने के बाद इसको सेमी कॉलन यहीं पे आप लगा सकते हो ऐसे। ये दोनों राइट है, दोनों वैलिड है। देखिए, एक फंक्शन को आप इस तरीके से कॉल कर सकते हैं, और कितना बेहतर तरीका है ये।
मतलब रेगुलर HTML टैग की तरह एक फंक्शन है, एक कंपोनेंट है जिसको आपने कॉल कैसे किया, एक एलिमेंट की तरह। इसे आप स्टार्टिंग और एम्प्टी एलिमेंट की तरह भी आप कॉल कर सकते हैं, और डायरेक्ट एम्प्टी एलिमेंट की तरह भी कॉल कर सकते हैं। दोनों राइट है। मैं दोनों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग को यूज कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, देखिए ये हाईलाइट हो गया लाइन। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको रन कराना है। रन करोगे तो आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने यहाँ पे app.js में जो फर्स्ट डे जो हमने लेक्चर दिया था, उस टाइम लिखा था वेलकम टू रिएक्ट। इसके साथ साथ आज वेब ब्राउजर में क्या दिखने वाला है, तो वेलकम टू रिएक्ट के जस्ट नीचे आपको दिखने वाला है हेलो। और ये हेलो कहाँ से आ रहा है, हेलो डॉट जेस कंपोनेंट, यानी फंक्शनल कंपोनेंट से हेलो वर्ल्ड। क्या दिखने वाला है, हेलो वर्ल्ड। क्या दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, app.js में जहाँ पे वेलकम टू रिएक्ट लिखा हुआ था, उसी के जस्ट नीचे आपको क्या दिखने वाला है, हेलो वर्ल्ड। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से बस सेव कर दीजिए। वेब ब्राउजर आपका यहाँ पे और हेलो वर्ल्ड आपको दिख रहा है। वेलकम टू रिएक्ट को हमने मेन फाइल में डायरेक्ट हेडिंग यूज किया था, और जबकि ये जो आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा है वो किसी सेपरेट कंपोनेंट से आया हुआ है। और यही कंपोनेंट है आपका। कितना छोटा सा लाइन लिखना पड़ा मुझे। अच्छा, इसको भी आप छोटा कर सकते हो। ये जो हमने फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, इस लाइन को भी छोटा किया जा सकता है यूजिंग JSX। बताऊं कैसे, चलिए वो भी बताता हूं। ये तो समझ में आ गया आप लोग को कि किस तरीके से हमने कंपोनेंट फोल्डर बनाया। SRC के अंदर जाना है डियर वन। SRC में जाइएगा, कंपोनेंट बनाइएगा, उसके अंदर आपको जिस भी नाम से आपको बनाना हो .js एक्सटेंशन जरूर लगाइएगा। और उसके बाद अगर फंक्शनल कंपोनेंट है तो फंक्शन आपको लिखना होगा। अच्छा, इसी लाइन को स्टैंडर्ड यानी JSX फॉर्मेट में अगर लिखा जाए, जिसको ES6 बोलते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इस लाइन को थोड़ा देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। बिल्कुल कमेंट वैसा ही चलता है जैसे आप पुराने लैंग्वेज में यूज किए हो, कमेंट वैसा ही चलता है। मैंने मल्टी लाइन को कमेंट किया है। तो मुझे अगर स्टैंडर्ड ES6 कोडिंग लिखना हो, मैं ऊपर में लिख देता हूँ ES6 फंक्शनल कंपोनेंट। ये तो मगर नॉर्मल फंक्शनल कंपोनेंट हो गया। मान लीजिएगा इसको, है ना, नोट्स में अपना अच्छे से ES6। यहाँ पे आपको देखिए, इससे भी छोटा कर देता हूँ इसको। कॉन्स्ट आपको सभी को पता है, .NET वाला को भी पता है, और जावास्क्रिप्ट जिन्होंने पढ़ा है उससे भी कॉन्स्ट पता है। कॉन्स्ट होता है क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉन्स्ट एक डेटा टाइप यहाँ पे लिया, और इसके आगे लिखा हेलो। देखो ES6 का लाइन कैसे लिखा जाता है, इक्वल टू लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसके बाद लैम्डा एक्सप्रेशन यानी एरो की, और इसी लाइन में आप क्या लिखेंगे, H1 हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा अलग मैसेज, वेलकम टू, सॉरी, हैप्पी कोडिंग लिख दो, सबसे बढ़िया लाइन है। बस हो गया, ठीक है। जहां ये आपको 2 से 3 लाइन में हो रहा था, एक लाइन में। अब बताइए ये भी सेम काम करेगा। यही है स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट ES6, दैट इज कॉल्ड ECMS स्क्रिप्ट, स्टैंडर्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट। या तो आप इसे ऐसे लिखो पुराना जावास्क्रिप्ट की तरह, बट ये रिकमेंडेड है। ये रिएक्ट सीख रहे हो, जेस थोड़ा ना सीख रहे हो, बट ये भी चलता है, लेकिन ये रिकमेंड है। प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह आपको काम मिलेगा तो ज़्यादातर यही रहेगा, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके साथ फेमिलियर हो जाइए। हालांकि मैं बताऊँगा दोनों, ये भी बताऊँगा, ये भी बताऊँगा। हर एग्जाम्पल में, हर सेशन में ऑलमोस्ट मैं दोनों चीज़ों का चर्चा करूँगा, लेकिन आप लोग फेमिलियर इसी से होना। काफ़ी लाइट वेट देख रहे हैं, आप लोग को दिख रहा है। अब इसे भी एक बार चला के दिखाता हूँ, जो काम ये कर रहा था वो सेम काम ये भी करेगा। इसे मैं कमेंट कर चुका हूँ, हेलो वर्ल्ड जो दिखा रहा था अब नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैं कमेंट कर चुका हूँ। उसके जगह पे क्या दिखाएगा, हैप्पी कोडिंग। हालांकि मैसेज है, मैसेज तो चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे मैसेज दिखाने के लिए मैंने फंक्शन बनाया, उसके अंदर ब्रेसेस खोला, रिटर्न लिखा, वो सब आपको नहीं लिखना होगा। सिंपल आप एक
ES6 वर्जन में अगर चलें, स्टैंडर्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट में चलें, तो फंक्शन का नाम ऐसे बनता है, इक्वल टू के बाद ब्रैकेट पे लैम्डा एक्सप्रेशन, और जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा उसके आगे लिख दो। सिंपल ही बात है ना। कंट्रोल एस किया और वेब ब्राउजर पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हैप्पी कोडिंग दिख रहा है। ठीक है, तो ये बना फंक्शनल कंपोनेंट। अब अगर क्लास कंपोनेंट बनाएं, 5 मिनट आप लोग समय दीजिएगा, मैं क्लास कंपोनेंट आज बना ही देता हूँ, 5 मिनट बन जाएगा। तो क्लास कंपोनेंट कैसे बनेगा? क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए भी मैं इसी फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखूंगा मैसेज, क्लास का नाम मैसेज डॉट जेएस। ठीक है, मैसेज डॉट जेएस हमने यहाँ पे बनाया, एक फाइल नॉर्मल बिल्कुल फंक्शनल कंपोनेंट की तरह। अभी तक आप लोग को लग रहा होगा कि मैं फंक्शनल कंपोनेंट ही बना रहा हूँ, लेकिन अब ये जो नाम मैं दिया हूँ मैसेज डॉट जेएस, इससे आपका क्लास कंपोनेंट बन जाएगा। बट क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए हमने थ्योरी में क्या लिखवाया था कि जब आपको क्लास कंपोनेंट बनाना होगा तो आपको रिएक्ट कंपोनेंट को एक्सटेंड करना जरूरी है, तभी आपको फीचर मिलेगा, और एक रेंडर मेथड आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास कंपोनेंट को यूज करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे क्लास कंपोनेंट रिएक्ट में बनता है। ये रहा हमारा VS कोड। और क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहला लाइन जो हमको लिखना होगा इंपोर्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट। ये लाइन अपने आप लिखा गया। उसके बाद क्लास कीवर्ड, और जिस नाम से आपने फाइल बनाया है वही नाम क्लास का नाम होगा, बट एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाना होगा। एक्सटेंड्स कीवर्ड ये जावास्क्रिप्ट और जावा में चलने वाला कीवर्ड है ये। तो बेसिकली इनहेरिटेंस को इंडिकेट करता है। अगर C# की बात करूं तो C# में हम लोग कोलन लगाते थे, जबकि जावास्क्रिप्ट में एक्सटेंड लगता है, जावा में भी एक्सटेंड लगता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपोनेंट आपका एक प्री डिफाइंड कंपोनेंट है रिएक्ट का, जिसको हमने रिएक्ट लाइब्रेरी से लिया है, और उसकी फीचर को मैं अपने क्लास के अंदर रीयूज कर रहा हूँ। समझ गए? यानी मैसेज जो हमारा खुद का क्लास है वो एक चाइल्ड क्लास है कंपोनेंट क्लास का। यानी क्योंकि आप अपने नाम को कंपोनेंट बनाना चाहते हो, क्लास कंपोनेंट बनाना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको किसी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। तो हमने कंपोनेंट को पेरेंट मान लिया। तो अगर आप किसी क्लास को पेरेंट मान लेते हो तो उसके सारे फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी आपके क्लास के लिए अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद हमने क्लास कंपोनेंट में थ्योरी में क्या लिखवाया था कि भाई एक क्लास तो बनाना ही पड़ेगा, उसके साथ आपको एक मेथड भी बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखिए रिटर्न, और बिल्कुल वैसा ही क्या रिटर्न लिखना है, दिस इज क्लास कंपोनेंट। ठीक है, एक ब्रेसेस बंद हुआ और यहाँ फिर से वही लाइन, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और क्लास का नाम मैसेज। यस, यहाँ से एक्सपोर्ट करिए और इंपोर्ट करने का बिल्कुल तरीका वही रह जाएगा जो फंक्शन कंपोनेंट का था। कहाँ इंपोर्ट करते हैं हम लोग, app.js, दिस इज आवर मेन फाइल। app.js में गया, सबसे पहले हमने हेलो को इंपोर्ट किया था जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है। अच्छा, हेलो को मैंने क्या कहा था कि अगर आप ऐसे नहीं लिखो तो इससे भी शॉर्ट तरीका हेलो लिखने का, वो है आपका इस तरीके से। यस, दूसरा जो कंपोनेंट बनाया हूं मैं मैसेज कंपोनेंट, उससे पहले देखो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको बार बार करके देखना होगा। मैसेज फ्रॉम कंपोनेंट मैसेज, अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे, मैसेज, बस हो गया। दो दो कंपोनेंट आपके सामने। पहले लाइन में पहला कंपोनेंट चला बिल्कुल HTML रेगुलर टैग की तरह, दूसरा में दूसरा। अब मान के चलो इसमें अभी तभी मैं 2 लाइन लिखा हूं, 2000 लाइन भी अगर इस क्लास में होता तो लोड कितना बढ़ रहा है बस एक लाइन। और इसमें भी क्या पूरा ये डोम को लोड नहीं कर रहा, सिर्फ मैसेज और हेलो लोड होगा, नथिंग एल्स। तो इतना ज्यादा ये शार्प है, स्मार्ट है, लाइट वेट है। ठीक है, रिएक्ट, ये देखिए दिस इज क्लास कंपोनेंट। आपने सेव किया नहीं कि ब्राउजर आपको रेंडर करके दे दिया। तो कुछ कुछ चीजें आपको पता चल रहा होगा
कि ये लाइटर कैसे है, स्मार्टर है और काफ़ी कम समय लग रहा है चीज़ों को लिखने में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी मैं क्लास बनाया, मैं क्लास के अंदर बहुत काम कर सकता हूँ। चूंकि अभी ये फर्स्ट सेकंड डे का क्लास है तो मैं बहुत ज़्यादा इसको खींचना नहीं चाहा, लेकिन आप इतना सोच सकते हो, आप लोग टेक्निकल पर्सन इतना सोच सकते हो कि जब क्लास बन गया तो क्लास के अंदर एक लाइन की जगह 100 लाइन भी हो, 1000 लाइन भी हो, तो भी क्लास का नाम तो मैसेज ही रहेगा ना। और उस मैसेज क्लास को कॉल करने के लिए, चाहे वो एक लाइन का बना हुआ क्लास हो या हजारों लाइन का हो, कॉल तो आपको मैसेज ही करना है ना, और वो भी बिल्कुल HTML के रेगुलर टैग की तरह। तो ये है आपका क्लास कंपोनेंट, और इसके पहले मैं आपको बताया फंक्शनल कंपोनेंट। ये दोनों चीज को प्रैक्टिस आप लोग हैंड टू हैंड अभी करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में थोड़ा सा आप लोग फंसिएगा, हालांकि और कहीं फंसने का तो कोई है ही नहीं। हालांकि फंसने की तो कहीं कोई बात ही नहीं है, सीधे सी अगर इसका मेथड आप समझ जाइएगा तो बना सकते हैं। जैसे आपका जो कंपोनेंट है फंक्शनल, इसमें कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लगना है। क्लास कंपोनेंट जब बनाइएगा तब इंपोर्ट करना होता है, क्योंकि क्लास को किसी भी क्लास के साथ चाइल्ड बनाना होता है, नहीं कंपोनेंट क्लास से चाइल्ड बनाना होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसे दोनों को कॉल करने का तरीका एक ही है, चाहे फंक्शनल कंपोनेंट को कॉल करो अपने मेन फाइल में या क्लास कंपोनेंट को कॉल करो। भाई साहब अगर ये यहाँ से एक्सपोर्ट किया है तो आपको तो इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट कहाँ पे किया? अपने मेन फाइल में। मेन फाइल हमारा क्या है? app.js। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन कंपोनेंट को इंपोर्ट करने के लिए खाली इंपोर्ट और नाम लिख दोगे ना, अपने आप ये लाइन लिखा जाएगा। इतना स्मार्ट है। इंपोर्ट लिख करके वो नाम लिख दो जिसे आप इंपोर्ट करना चाहते हो, बाकी लाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप लिख देगा। अगर मैं फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बनाता ना, तब भी वो अपने आप लिख देता, डबल डॉट डाल देता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है उसका नाम। मैंने क्या कहा था कि जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाओगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना, ठीक है, क्योंकि इसका नेमिंग कन्वेंशन है। तो हमने फंक्शनल कंपोनेंट को दोनों तरीके से बनाया, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को यूज करके और ES6 को यूज करके। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये भी जानेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, प्लस ये भी जानेंगे कि क्लास के अंदर भी क्या ES6 यानी स्टैंडर्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स यूज होता है क्या? तो बिल्कुल होता है, वो भी जानेंगे। बट स्टेप बाय स्टेप आज आप लोग कंपोनेंट पे काम करिए, इसके फीचर्स को समझिए, नोट डाउन करिए अच्छे से, ठीक है। इसको मैं भेज देता हूँ। समझ में आया जी? फिरदौस, शहजाद, यस सर। कहीं यस कोई सर। परेशानी? जी सर। नहीं सर। किसी को कोई परेशानी? मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है अगर देखा जाए तो। मधु, लवली, फिरोज, आशिफ, अमित, किसी को दिक्कत? नो सर। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है मधु? यस कहीं सर। कोई परेशानी नहीं है, आगे भी कोई परेशानी नहीं होने वाला फिलहाल है। तो नहीं, प्रैक्टिस करते वक्त थोड़ा बहुत देखिए हो जी, सकता है। बिल्कुल, चाहे वो टेक्निकल मान के चलो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कितना भी आसान हो, कितना भी सिंपल हो, प्रैक्टिस तो मांगता ही है। अब मान के चलो बच्चों को फाइल बनाने के लिए सिखाया जाता है कंप्यूटर में, अगर उन बच्चों को सिर्फ दिखा दिया जाए और बच्चे अगर उन फाइल बना करके खुद से ना देखे, तो क्या फाइल बनाने आएगा उससे? कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रैक्टिकल करके देखना होता है। जब आप खुद से करेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैंने क्लियर कर ही दिया अपने लेवल से, लेकिन आपकी खुद की प्रैक्टिकल भी रिक्वायरमेंट है। पढ़ाई का तरीका यही है कि सबसे पहले जो भी पढ़ा हुआ चीज़ है उससे नोट्स तैयार कर लीजिए, नोट्स तैयार करके उससे प्रैक्टिस करिए, एक बार, दो बार, तीन बार, है ना। और कभी किसी चीज़ को पेंडिंग मत होने दो, है ना। साथ ही साथ चलो, चाहे जितने भी कोर्स में आप इनरोल्ड हो सबके साथ साथ चलो, कभी भी आपका बर्डन नहीं होगा। हर चीज टाइम से होगा और बड़े प्यार से होगा, हैप्पीली मूड में होगा। और जहां आपने पेंडिंग छोड़ा, थोड़ा सा भी अगर स्कती आपने दिखाया, तो फिर आगे जा करके बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, फिर आपको अकबकाहट लगेगा। ठीक है, जैसे अमित आज कैसे कह रहा था कि कल तो मैं छुट्टी कर, सोच सकता है मैं छुट्टी कर लूँ, क्यों कह रहा था? हैंड रिटेन नोट्स नहीं था उसके पास, लेकिन मेरे ख्याल से लगता है आज वो बना लिया हैंड रिटेन नोट्स, तो कल आएगा वो। ठीक है, ये PDF यहाँ से बना के भेजता हूँ।
जीमेल कर देता हूँ, आप लोग साथ ही साथ नोट्स इसका बना लीजिएगा। बहुत ही सिंपल नोट्स लिखवाया हूँ, ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। इट्स